हेलो एवरीवन। तो गाइज वेलकम टू आवर सीरीज अबाउट दैट कॉलेज, जिसमें आज मैं कवर करने वाला हूँ आईएम रोहतक। इसमें आज हम आईएम रोहतक के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे कि फीस क्या है, प्लेसमेंट्स कैसी होती है यहाँ पे, कट ऑफ क्या जाती है, सिलेबस क्या है एग्जाम का, एग्जाम डेट्स क्या है इस साल एक्सपेक्टेड, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि भैया दूसरे टॉप कॉलेजेस के कंपैरिजन में ये कॉलेज कैसा है। शहीद सुखदेव के कंपैरिजन में, सेंट जेवियर्स मुंबई, आईएम इंदौर, अगर मेरा मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन होता है तो मेरे को कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, क्या आईएम रोहतक चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस सीरीज में मैं आईएम इंदौर की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और बाकी सारे मेजर जो भी कॉलेजेस है उनके ऊपर मैं वीडियोस बाद में बनाता जाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उन वीडियोस के लिए। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, अगर आप आईएम रोहतक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास अभी भी एग्जाम डिले हुए जा रहा है तो काफी टाइम है प्रिपरेशन का। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर सारे टॉपिक्स पे जो एग्जाम में आने वाले हैं। हम आपको प्रोवाइड करेंगे बुक सेट, हम प्रोवाइड कर रहे थे पर लॉकडाउन की वजह से अब वो नहीं है, तो हमने आपका सारा बुक सेट का मटेरियल आपके ऑनलाइन मॉक्स पोर्टल में टॉपिक वाइज मॉक्स बना के अपलोड कर दिया है। आपको साथ में मिलेगा एडमिशन हमारे 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। साथ में आपको मिलेंगे हमारे स्मार्ट एआई अनेबल्ड मॉक्स पोर्टल, जिसमें कि आप मॉक्स दे सकते हो। आपको आईएम रोहतक, इंदौर और बाकी जितने मेजर कॉलेजेस हैं उनके मॉक सेट मिलेंगे फुल लेंथ, जिसके बाद आपको मॉक्स देने के प्रॉपर आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस मिलेगा कि आपके वीक एरियाज क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है और आप दूसरे बच्चों के अगेंस्ट कैसे स्टैंड करते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड है। हम आपको वैट पीआई की भी प्रिपरेशन कराएंगे। आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है जो भी आपके आईएम इंदौर, रोहतक और दूसरे एंट्रेंसेस में आने वाले हैं। बेसिक से एडवांस पूरी डीप वीडियोस हैं ये। और आपकी ये रही मॉक्स पोर्टल की डिटेल्स। आपको ये सारे मेजर कॉलेजेस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज मॉक्स मिलेंगे और टेस्ट जनरेटर मिलेगा, जिसके थ्रू आप किसी भी टॉपिक पे कितने भी टेस्ट बना सकते हैं। कोर्स की फीस 5500 रुपीज है और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहली बात, अगर किसी को नहीं पता तो मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। आईपीएम क्या है? आईपीएम है बीबीए प्लस एमबीए का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आप आफ्टर 12th ज्वाइन कर सकते हो। पहले आईएम इंदौर ने लॉन्च किया था पर 2019 में आईएम रोहतक ने भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, पर मैं यहां पे सबसे मेजर चीज जो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है वो मैं बता देता हूं। जब आपकी बीबीए कंप्लीट होगी तो आपको एमबीए में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा बिना कैट दिए। वैसे आपको एमबीए के लिए कैट देना होता है, पर यहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। और यहां पे जो देखने वाली चीज है वो ये है कि आपको जो एमबीए में एडमिशन मिलेगा 3 साल बाद, यहां से बीबीए करने के बाद आपकी जो एमबीए स्टार्ट होगी उसका सिलेबस एग्जैक्टली सेम होगा उस वाली एमबीए से जो आपको, जिसको हम पीजीपी कहते हैं और जिसमें आपको एडमिशन कैट देने के बाद मिलता है। तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, देखो यार आईएम रोहतक बहुत नया कॉलेज है। ठीक है, 2008 या 9 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बट कई सालों से इनका 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। एवरेज पैकेज जो है वो 11.7 लाख रुपीस की रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एवरेज सैलरी अच्छी है, बट यहाँ पे सबसे बड़ी देखने वाली चीज ये है कि ये 2019 में था। अगर आप 2020 में एडमिशन लेते हो तो आप पास आउट होगे 2025 में। 5 साल के अंदर अंदर इस कॉलेज की जो एवरेज प्लेसमेंट है वो इंप्रूव होने के बहुत एक्सपोनेंशियल चांसेस हैं। ठीक है, जितने भी नए आईएम्स हैं आप अगर उनका रिकॉर्ड ट्रैक करोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई है एवरेज प्लेसमेंट। और अगर मैं आपको एस्टिमेट दूं तो अगले 5 साल बाद तक यहाँ पे आराम से आपका एवरेज पैकेज 15-16 लाख रुपीस पहुंचने के चांसेस हैं। तो जब तक आप पास आउट करोगे आपके पास बहुत अच्छे पैकेजेस हाथ में होने के चांसेस हैं। और हाईएस्ट पैकेज जो अच्छे परफॉर्मर थे उनके 24 लाख का एवरेज पैकेज उठा था, मतलब एवरेज नहीं, उनकी फाइनल प्लेसमेंट 24 लाख की उठी थी। तो अगर आप बैच के टॉप परफॉर्मर हो तो आपको अच्छी सैलरी 20 लाख रुपीस तक की भी सैलरी मिलने के अच्छे चांसेस हैं। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे अगर हम कंपनीज देखें तो कंपनीज भी बहुत अच्छी आ रही प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेलॉइट भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको टाटा स्टील भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको जितने हमारे इंडिया के टॉप ब्रांड्स हैं वो आपको हायरिंग करते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोर्स के करिकुलम की कि आपके फर्स्ट 3 इयर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो यहाँ लिखे हैं, और बाकी बचे हुए एमबीए में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप देखना चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं फीस की।
देखो फीस यहाँ पे क्या है, फीस हमारी जो है स्टार्टिंग के 3 इयर्स यानी बीबीए की फीस है 13.5 लाख रुपीस। तो यानी स्टार्टिंग के 3 इयर्स आपकी फीस लगभग ईयरली बैठती है 4.5 लाख के अराउंड, ठीक है। और अगर हम एमबीए की फीस की बात करें तो यहाँ पे हमारी 15.2 लाख रुपीस की 2 सालों की एंडिंग के फीस बनती है। तो टोटल फीस हमारी लगभग 29 लाख के अराउंड हो जाती है, ठीक है। अब एमबीए की फीस तो यहाँ पे रीजनेबल है क्योंकि एमबीए की कॉस्ट जो होती है वो इतनी ही बैठती है यार, आपकी 15 से 22 लाख रुपए हर आय में इतनी ही फीस रहती है, ठीक है। इसमें आपके सारे रहने के, हॉस्टल के, मेस के सारे चार्जेस इंक्लूडेड है। बीबीए की फीस यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, बट जैसे मैंने आईएम की भी वीडियो में बताया था, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल वरी मत करो, क्योंकि आईएम्स में जब आपका एडमिशन होता है तो आपको बहुत इजीली लोन मिल जाते हैं। बैंक्स वहां पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो आपको कोलेटरल फ्री लोन देते हैं बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, जो आपको पे करना होता है आपकी जॉब लगने के बाद ही। तो भाई इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपकी देखो सैलरी भी मैंने बताया, अगर आप टॉप परफॉर्मर हो बैच के तो 15 से 20 लाख रुपीस तक की आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो भाई आप 3 से 5 साल में अपना लोन खत्म कर दोगे। थोड़ा बहुत पेनफुल होता है, बट ये चीज सोचो कि रिमाइंडर ऑफ द लाइफ वो जो आपकी इनकम है, वो जो सैलरी है, वो आपकी रहेगी। तो यार आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बैक ऑफ फीस की वजह से कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। स्कॉलरशिप का मैं सीन बता दूं, यहाँ पे आईएम इंदौर की तरह स्कॉलरशिप नहीं होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 80 से 100% तक की भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सारे एक्सप्लेन किया था। स्कॉलरशिप्स नहीं होती आईएम रोहतक में। अब आगे बढ़ते हुए कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि अगर आपको आईएम, जो हमारे टॉप 5 कॉलेजेस है इंडिया के, हमारा सेंट जेवियर्स मुंबई, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, आईएम इंदौर रोहतक और एनएमआईएमएस, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन में देखें कि अगर आपका 5 कॉलेज में या आपका मल्टीपल कॉलेजेस में हो जाता है तो क्या आपको आईएम रोहतक के लिए जाना चाहिए। देखो इसमें क्या है, थोड़ा स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। मैं आपको क्या बताऊंगा कि देखो होता क्या है कि अगर आईएम इंदौर और आईएम रोहतक में हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली पता है कि आईएम इंदौर ही जाना है, वो तो फार सुपीरियर है आईएम रोहतक से। बट अगर आपका शहीद सुखदेव में हो जाए डी जाट के थ्रू या सेंट जेवियर्स मुंबई में हो जाए तो फिर आपको इन दोनों कॉलेजेस को आईएम रोहतक से ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। अब इसका रीजन क्या है, देखो इसमें सबसे बड़े 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि अगर हम बात करें सुखदेव की फीस साल की है 15 से 25,000 और सेंट जेवियर्स मुंबई की फीस है 30,000 ईयरली, ठीक है। और आईएम रोहतक में हमारी फीस ईयरली कितनी बैठ रही है, 4.5 लाख रुपए। तो फीस का तो डिफरेंस है ही, साथ में आपकी सुखदेव की और सेंट जेवियर्स मुंबई की जो प्लेसमेंट्स है वो फार सुपीरियर मिल जाएंगी आपको बीबीए के बाद, रादर देन कि अगर हम आईएम रोहतक की बीबीए की बात की प्लेसमेंट की बात करें तो आईएम रोहतक में आपको आईएम इंदौर के कंपैरिजन में एक फायदा मिलता है कि आप 3 साल की बीबीए करने के बाद एग्जिट कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है आईएम आपको रोहतक से ही एमबीए करनी कंटिन्यू पड़ेगी, आप एग्जिट कर सकते हो और आपको बीबीए की आपकी डिग्री मिल जाएगी। बट अगर हम उस बीबीए की डिग्री की वैल्यू और प्लेसमेंट वाइज वैल्यू देखें तो वो सुखदेव और सेंट जेवियर्स मुंबई से काफी कम है। सेंट जेवियर्स मुंबई और सुखदेव में बहुत अच्छी प्लेसमेंट उठती है बीबीए या बीएमएस के बाद एज कंपैरिजन टू आईएम रोहतक में जो भी उठेंगी, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नया बैच चल रहा है तो हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो सुखदेव को या सेंट जेवियर्स मुंबई को टक्कर तो नहीं दे पाएंगी, ठीक है। तो आपका एक तो फीस का भी फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर आपका प्लेसमेंट में भी हो गया, और तीसरा फैक्टर ये भी हो गया कि सुखदेव और सेंट जेवियर्स मुंबई के बाद आपके पास कैट का ऑप्शन तो होगा ही। तो अगर आप कैट में अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट टू स्टूडेंट चीज डिपेंड करती है। अगर आप वो स्टूडेंट हो जो मेहनत करना चाहता है, कैट दोबारा देना चाहता है, जो कहता है कि हाँ यार मैं बेस्ट के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूं, ठीक है, तो आप सेंट जेवियर्स और सुखदेव ज्वाइन करो, कैट देना, और कैट के बाद आपको आईएम रोहतक जो है थोड़ा इजी ही रहता है, इतना कोई डिफिकल्ट होता नहीं है आईएम रोहतक को कैट के थ्रू क्रैक करना। बिल्कुल आसान नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बिल्कुल ही मजाक में हो जाएगा, बट थोड़ा सा भी सीरियसली करोगे तो आईएम रोहतक आपको दोबारा मिल ही जाएगा एमबीए के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि फिर आपके पास दूसरे आईएम्स के भी चांस रहेंगे और बेटर चांस रहेंगे अगर आप इन कॉलेजेस से बीबीए करके जाते हो, क्योंकि भाई इन कॉलेजेस की ब्रांड वैल्यू अभी आईएम रोहतक के मुकाबले जो बीबीए का अगर हम कंपैरिजन करें वो डेफिनेटली ज्यादा है। आपको आईएम रोहतक से बेटर कॉलेज मिल सकता है। ऑल्दो आईएम रोहतक में भी आप बीबीए करते करते अपनी एमबीए की कैट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, बट स्टिल यार
ब्रांड वैल्यू सेंट जेवियर्स मुंबई और आपकी सुखदेव की डेफिनेटली फार बेटर है। और अगर हम बात करें IIM रोहतक और नारसी मुंजी की कंपैरिजन की, तो देखो फीस ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। आपकी नारसी मुंजी मुंबई की भी सारा रहना वहना मिला के लगभग 3.5 या 4 लाख के अराउंड पड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों की फीस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो उस केस में आप IIM रोहतक भी चूज कर सकते हो, नारसी मुंजी मुंबई भी चूज कर सकते हो। मेरी प्रेफरेंस मैं आपको यही कहूंगा कि आप नारसी मुंजी मुंबई चूज करना, क्योंकि वहां पे जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बहुत पुराना और बहुत टेस्टेड है, ठीक है। तो आपकी नीड और आपकी चॉइस के ऊपर रहेगा कि आप नारसी मुंजी या IIM रोहतक में से क्या चूज करो। बट अगर आपको सेंट जेवियर्स मुंबई और सुखदेव मिल जाए तो आप डेफिनेटली इन दोनों में से ज्यादा प्रेफर करना IIM रोहतक के कंपैरिजन में, अगर आप मेहनत करके दोबारा कैट देना चाहते हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। क्या एग्जाम का पैटर्न है? देखो यहां पे क्या है, अगेन आपके IIM इंदौर की तरह क्वांट्स और आपका इंग्लिश तो वर्बल एबिलिटी तो आता ही है। 40 क्वेश्चंस आएंगे दोनों सेक्शन से, 40 मिनट्स आपको दोनों सेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। पर यहां पे आपका लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन और ऐड हो जाता है, जिसमें अगेन 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। तो आपके टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं पूरे एग्जाम में। 120 मिनट का आपका एग्जाम होता है और हर सेक्शन की अलग अलग आपका टाइमिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलती IIM इंदौर की तरह। आप किसी सेक्शन में प्रोफिशिएंट हो, आप उस सेक्शन में पूरे मार्क्स गेन करो, कट ऑफ अभी मैं दिखाता हूं, तो आप एग्जाम में ले सकते हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन इंदौर की तरह 4 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर के, 1 मार्क्स कटता है गलत आंसर का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये चीज होती है। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम कट ऑफ देखें, जैसे मैंने बताया कि आपकी यहाँ पे वो तो होती नहीं है आपकी सेक्शनल कट ऑफ। तो अगर हम बात देखें यहाँ मिनिमम की, तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं मिनिमम हर कैंडिडेट हर कैटेगरी के कितने मार्क्स इन्होंने डिमांड करे थे आपके एडमिशन के लिए, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। सिर्फ इसको देखना, ये मेल फीमेल और इसको अभी आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपकी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 256 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। बाकी सारी कैटेगरीज के लिखे हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये एग्जाम आपको सैंपल पेपर भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको सैंपल पेपर का लिंक प्रोवाइड करूंगा, जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है। ये एग्जाम बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी सीरियसली प्रिपरेशन कर लो, हम जो कोर्स में आपको मटेरियल दे रहे हैं वो ढंग से कर लो, हम आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं IIM रोहतक के, अगर वो ढंग से कर लो तो आपके पास पूरे चांसेस है इस एग्जाम को क्रैक करने के, इस टॉप कॉलेज में पहुंचने के, ठीक है। इतना डिफिकल्ट एग्जाम ये नहीं होता, इजी लेवल पे ही होता है इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे हमारे 4 सेक्शन आते हैं, तो अभी मैं पॉज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये हमारे सारे सिलेबस है और ये सारे हमारे सेक्शन आते हैं। बस इसमें अब आप देखते कहने वाले हो भैया डेटा इंटरप्रिटेशन आपने क्यों लिखा है, अभी मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। पर अगर हम बात करें क्वांट्स की, तो सबसे बड़ी यहाँ पे खासियत क्या है, यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते। ऑल्दो मैंने IIM इंदौर वाली वीडियो में बताया था, IIM इंदौर में आते तो हैं हायर मैथ से, यानी 11th-12th की मैथमेटिक्स से, पर बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। 60 में से कुछ लिमिटेड ही 10-5 क्वेश्चन आते हैं जो आपकी 11th-12th की मैथमेटिक्स से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नॉन मैथ्स वालों के पास IIM इंदौर का भी चांस है, पर IIM रोहतक के लिए तो नॉन मैथ्स वालों के पास पूरा चांस है, क्योंकि 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। और हम वो सारी की सारी अपने कोर्स में कवर करा रहे हैं। IIM इंदौर के लिए भी हम हायर मैथ्स करा रहे हैं, पर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि 11th-12th की मैथ्स आपको नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बात करें तो भाई यहाँ पे बड़े बेसिक टॉपिक है, जैसे आप देख सकते हो। अगर हम इसकी बात करें क्वांट्स की, एवरेज, परसेंटेजेस, टाइम डिस्टेंस, ठीक है। आपके यहाँ पे हमारे और हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री आती है आपकी 10th क्लास तक की, ठीक है। आपके प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे हमारे सिंपल टॉपिक्स जो बचपन में पढ़े थे वो आते हैं। वर्बल एबिलिटी में हमारे RC, सिनोनिम्स, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वो आपका रहता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में जो हम पहले क्वेश्चन करा करते थे बचपन में, शौक में, हमारे क्या कहते हैं, हमारे रिलेशन, ब्लड रिलेशंस, ठीक है, रैंकिंग्स, हमारे कंडीशंस, ग्रुपिंग, ये सारे टॉपिक्स, वेन डायग्राम, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं, जो कि अगेन बहुत इजीली टॉपिक्स कवर हो जाते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो। अब डेटा इंटरप्रिटेशन आप कहोगे कि भैया वो तो सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका बहुत सिंपल टॉपिक्स आपके मिक्स होके आते हैं क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग के साथ। भाई डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके चार्ट्स, डायग्राम, टेबल्स, आपके गेम्स, टूर्नामेंट्स, पाई चार्ट्स, ये सारे आ सकते हैं। पर ये क्या होगा, क्वांट का जैसे कोई क्वेश्चन है, मैथ्स का कोई सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको पहले एक टेबल दे दी जाएगी या एक पाई चार्ट या
फिर एक ग्राफ दे दिया जाएगा और फिर उससे आपके परसेंटेज के या फिर दूसरे एवरेजेस के 5-6 क्वेश्चन उस टेबल या उस डेटा से दे दिए जाएंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत बेसिक लेवल पे करना या समझना जरूरी होता है, ताकि हम जो क्वेश्चंस के मिक्स होते हैं उनसे डील कर पाए। तो ये होता है हमारा सिलेबस। अब फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे बहुत सिंपल बेसिस पे रहता है। आपकी जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसकी वेटेज 50% कर दी जाती है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है उसकी वेटेज 30% होती है, 10% आपकी वैट की वेटेज होती है यानी रिटन एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको किसी भी रैंडम टॉपिक पे लिखने को कहा जाता है, और 10% वेटेज आपके पास्ट अकेडमिक्स की यानी आपके 10th और 12th के मार्क्स की है। तो अगर आपकी 10th-12th की परसेंटेज कम भी है तो कोई इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके वेटेज भी काफी कम है। यहाँ पे एग्जाम डेट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट्स क्या है। पहले तो 1 मई थी, ठीक है, पर लॉकडाउन 2 मई तक हो चुका है। तो यार आपके एग्जाम की डेट्स अभी कुछ कह नहीं सकते, पर आपकी अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो लेके चले, जो कि होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे हैं कि आपका लॉकडाउन 2 मई को ख़त्म हो जाए, तो उस केस में भी आपका मिड में या मे एंड तक होगा एग्ज़ाम, ठीक है। बट ये चीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। अभी इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका जो है ये लॉकडाउन मई में भी फर्दर एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, या फिर अगर लॉकडाउन ख़त्म हो भी गया और आपकी चलने भी लगी तो हर जगह नहीं चलेगा। जो कंट्री है वो कई जगह लॉकडाउन फिर भी कंटेनमेंट जोन्स जो हमारे रेड जोन्स हैं जिनको कहा गया है वो फिर भी एक्टिव रहेंगे और वहां पे बच्चों को अलाउड नहीं होगा घर से निकलना। तो भाई उन बच्चों के साथ अनफेयर होगा, इस वजह से भाई एग्जाम तब तक नहीं कंडक्ट हो सकते जब तक पूरी कंट्री पूरी चलनी चालू नहीं हो जाती। तो एग्जाम की डेट्स बहुत बेस्ट केस में मई एंड या मई मिड तक होंगी, और नहीं तो जुलाई अगस्त तक भी जा सकती हैं। और मोस्टली चांसेस यही हैं कि आपके एग्जाम जो होंगे वो जून जुलाई या अगस्त तक ही होंगे। आपका एग्जाम घर से होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मतलब मैंने ये पुरानी वीडियो में भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था, अगर आपने नहीं देखे तो देख लो, जिसमें मैंने बताया था एग्जाम घर से IIM के केस में नहीं हो सकते क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रिपरेशन का बहुत टाइम है यार। ये चीज़ सोचना बंद करो कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। बस इस टाइम को अच्छे से यूज़ करो। आप बिल्कुल एग्जाम के लिए अभी भी प्रिपेयर करके आप कट ऑफ क्रैक कर सकते हो। हमारा क्रैश तभी अभी भी अवेलेबल है क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम लेट होना है और आपके पास बहुत दिन पड़े हैं, ठीक है। और अगर हम लास्ट में आते हुए एलिजिबिलिटी की बात करें, बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी है। 10th और 12th में आपके 60% से ऊपर होनी चाहिए, और 31 जुलाई 2020 को तक आपकी एज मैक्सिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 31 जुलाई 2020 से पहले आपकी एज 21 हो गई है तो आप एलिजिबल, या 21 से ज़्यादा हो गई तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये था सारी हमारी IIM रोहतक पे डिटेल्स। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज एग्जाम के लिए, एंड बाय।